इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब जो भी ऐसी इनकम जो सैलरी में नहीं आ रही है, जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता, जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं है, और जो कैपिटल गेन में नहीं आता, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि अदर देन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी के अलावा हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, क्या कैपिटल गेन, ये चारों हेड ऑफ इनकम में जो इनकम नहीं आएगा वो इनकम कहाँ आएगा? अदर सोर्सेस में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से इनकम की। तो सबसे फेमस इनकम में पहला ए डिविडेंड फ्रॉम, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, किसमें? शेयर्स। अगर मैंने शेयर्स खरीदा, शेयर खरीदने के बाद मुझे कंपनी क्या देगी? प्रॉफिट में हिस्सा, उसको डिविडेंड। अगर मुझे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी, तो इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वही डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी, या किसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। कोई तकलीफ? क्या बोला मैंने कि अगर डिविडेंड किसी भी इंडियन कंपनी से मिला तो क्या आ जाएगा? वो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वही डिविडेंड फॉरेन कंपनी या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब डिविडेंड रिसीव फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फॉरेन कंपनी है तो टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रिलायंस कंपनी, एग्जेम्प्ट, क्योंकि रिलायंस इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी रहेगा, तो इंडियन कंपनी तो एग्जेम्प्ट करो, यानी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का और एग्जेम्प्ट लिखने का वहां पर। और फॉरेन कंपनी पर तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल, मतलब उसका अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम सुना है नाम? एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी। अगर आपको खेती बाड़ी से पैसा आ रहा है तो कहाँ आ रहा है वो देखने का। अगर एग्रीकल्चर इंडिया से आ रहा है तो इट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से आ रहा है, किधर से आ रहा है? फॉरेन से, तो इट इज टैक्सेबल। मतलब मेरा एग्रीकल्चर कहाँ पे किया? इंडिया में किया, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर वही खेती बाड़ी में बाहर के देश में जाके कर रहा हो, बांग्लादेश में कर रहा हो, पाकिस्तान में कर रहा हो, श्रीलंका से मेरे को एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो क्या हो जाएगा? वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, लॉटरी सुना है? लॉटरी, गैम्बलिंग सुना है? फैंटेसी क्रिकेट। फैंटेसी क्रिकेट क्या होता है? ड्रीम 11 टाइप, ये सब एप्लीकेशन के थ्रू, या रियलिटी शो, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह, अगर वहां से आपको किसी भी तरीके की विनिंग प्राइज मिल रही है, कौन सी प्राइज? विनिंग प्राइज, पैसा मिल रहा है, तो उस विनिंग प्राइज भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्लियर? कोई भी हो नजर, लॉटरी, गैम्बलिंग, कुछ भी करे, पत्ता खेल रहा है तो भी चलेगा, लॉटरी मिल रहा है, गैम्बलिंग हो गया, गैम्बलिंग में भी अलग अलग है, वो पोकर वगैरह खेलते हैं ना, उस पर भी अगर पैसा मिल रहा था वो सब भी विनिंग प्राइस हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो तीन चीज, पहला क्या बोला मैंने? डिविडेंड वाला। डिविडेंड में क्या आएगा? फॉरेन, इंडियन कंपनी रहेगी तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फॉरेन रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉय ने किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया, क्या बोला मैंने? अगर एम्प्लॉय ने क्या किया है? किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस प्रोविडेंट फंड पे उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप इसमें क्या कर सकते हो? टैक्सेबल कर सकते हो। लेकिन याद क्या रखना है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 80C के अंदर आता है। किधर आता है? 80C के अंदर भी आता है। तो अगर वो 80C के अंदर आता है तो वो 80C में जाएगा। 80C हमारा डिडक्शन है, हमारा क्या है? डिडक्शन है। तो इसको हम यहाँ पर टैक्सेबल कर रहे हैं ना, अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल कर रहे हैं, तो डिडक्शन में हम लोगों को 80C के अंदर इसे मेंशन भी करना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, अगर मेरे को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कहां डालता हूं? 80C के अंदर डालूंगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सिंपल। और उसका जो इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट, वो भी मैं कहां पे डालूंगा? 80C के अंदर डालूंगा, इसलिए ये टैक्सेबल हो रहा है।
कोई कोई क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट करता है। अगर वो यहां पे एग्जेम्प्ट करेगा तो उसको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी अगर आपको डिडक्शन मिल रहा है तो आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, एग्जेम्पशन मिल रहा है तो डिडक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है, इसलिए ये टैक्सेबल हो रहा है अभी फिलहाल, समझा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम लोग 80C के अंदर लिख के क्या करने वाले हो, डिडक्शन लेने वाले, 80C का डिडक्शन लेंगे। अगर हमको डिडक्शन मिल रहा है, 80C का डिडक्शन मिल रहा है, इसलिए ये यहाँ पे टैक्सेबल है। और अगर हम लोग यहाँ पे एग्जेम्प्ट मारेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 माइनस एग्जेम्प्ट 10,000, तो बाहर क्या बचा, नील। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है वो हम लोग 80C में बिल्कुल लिखने वाले नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर एग्जाम्पशन मार दिया है। अगर हम एग्जाम्पशन मार रहे हैं तो डिडक्शन मारने का नहीं, और अगर हम लोग यहां पे टैक्सेबल मार रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ आपको यहां पर भी लिखना पड़ेगा। कहां पर, 80C के अंदर। सिंपल कि इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल, क्योंकि आप वहां पर डिडक्शन मारो इसलिए यहां पर एग्जाम्पशन नहीं मार सकते, और अगर आप यहां पर एग्जाम्पशन मारोगे तो वहां डिडक्शन नहीं कर सकते। सिंपल है ना। आपको दोनों में से एक ही चीज अलावा, एग्जाम्पशन या डिडक्शन, क्लियर। उसके बाद अगर आपने सबलेटिंग किया है, सबलेटिंग मतलब सबलेटिंग ऑफ रेंट। पर एग्जाम्पशन कब मिलेगा सर? एग्जाम्पशन कब मिलेगा, प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। अब प्रोविडेंट फंड के ऊपर पैसा हमको एक्यूमुलेट करके इंटरेस्ट के साथ मिलता है, तो वो मेरे लिए इनकम हो गई। अगर मैं इनकम को अदर सोर्सेस में डाल रहा हूं तो मुझे 80C के अंदर भी डालना है, बिकॉज उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर मैं कंट्रीब्यूट करने के टाइम पे वो अमाउंट क्या हो गया मेरा, डिडक्शन में गया, तो उस पर जो पैसा मिलेगा वो भी कहां जाना चाहिए, डिडक्शन में जाना चाहिए। अच्छा, वो डिडक्शन जा रहा है इसलिए यहां पर टैक्सेबल फिलहाल मार रहा हूं, क्योंकि बात ऐसा पकड़ो या कान वैसा पकड़ो, बात तो वही होने वाला है। मतलब मैंने अगर यहां पर 10,000 रुपए टैक्सेबल मारा पहला केस, तो 80C में भी आके क्या लिखना पड़ेगा, 10,000। क्यों, डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब क्या हो रहा है, माइनस ही होने वाला है ऑटोमेटिकली। और अगर मैं यहाँ पे 10,000 माइनस कर रहा हूं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी माइनस ही होने वाला है। तो कान ऐसा पकड़ो या वैसा, बात तो एक ही है, बस फर्क क्या है, अगर यहाँ टैक्सेबल है तो वहां पर डिडक्शन आपको देना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पशन मार रहे हो तो वहां पर डिडक्शन नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है। तो सबलेटिंग ऑफ रेंट मतलब क्या होता है, सबलेटिंग ऑफ रेंट, रूम मैंने भाड़े पर लिया, ए ने बी को भाड़े पर दिया, तो बी हो गया यहाँ पर भाड़ोतरी। बी ने यही घर सी को भाड़े पर दिया, ए ने बी को भाड़े पर दिया, बी ने सी को भाड़े पर दिया। ए ने बी से 10,000 रुपया भाड़ा लिया और बी ने सी से 12,000 रुपया भाड़ा लिया। तो बी क्या कर रहा है, सी से 12,000 ले रहा है और इसको कितना दे रहा है, 10, तो बीच में 2,000 रुपया क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, सबलेटिंग ऑफ रेंट। तो इसका क्या होता है, इनकम हो गया। ये क्या हो गया हमारा, इनकम है ना, इसीलिए उसको अदर सोर्सेस में डाल दिया जाता है। ठीक है, समझा डिफिकल्टी। उसके बाद अगर हमने इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग और रेंटिंग ऑफ मशीनरी या असेट, इन शॉर्ट बोले तो असेट, अगर मैंने किसी भी असेट को भाड़े पर दिया, उससे पैसा कमा रहे हो। मैंने किसी एसेट को गिरवी रखा, उससे पैसा कमा रहा हूं। गिरवी मतलब पैसा आ रहा है या भाड़े पे दिया, तो लेटिंग किया, लेटिंग मतलब भाड़े पर देना। मेरे पास गाड़ी थी, मेरे दोस्त की शादी थी, उसको मैंने क्या किया, गाड़ी भाड़े पर दे दिया, बोला जा तू, तेरी शादी, तो बाहर को 20,000 देगा, मेरे को तो 10,000 ही दे। तो मैंने क्या किया, मेरी गाड़ी को भाड़े पर देकर पैसा कमाया। क्या हो जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्लियर, तो इतना हो गया। इसके अलावा अगर आपको गिफ्ट मिला, क्या मिला, गिफ्ट। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। अगर ये गिफ्ट आपको एम्प्लॉयर देता है, कौन देता है, एम्प्लॉयर, तो आपको कहां पर टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर। आपके बॉस ने आपको गिफ्ट दिया, कितना भी दिया, सैलरी के अंदर आएगा। अगर यही गिफ्ट आपके पेरेंट्स ने दिया, किसने दिया, पेरेंट्स ने। पेरेंट्स का मतलब कौन होता है, माँ और बाप, सिर्फ दो ही होता है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं, भाई बहन ये सब कुछ नहीं देखने का। पेरेंट ने दिया, तो पेरेंट कितना भी गिफ्ट दे वो क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्यों, ब्लड रिलेशन। इसके अलावा
जो लोग होते हैं उसको रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव्स या फ्रेंड्स देते हैं। तो रिलेटिव और फ्रेंड ने कोई भी गिफ्ट दिया तो अप टू 50,000 इज एग्जेम्प्ट। 50,000 रुपए तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 50,000 रुपए तक क्या होगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये 50,000 एक रुपया होगा, अगर 50,000 एक रुपए से चालू हुआ, 50,000 क्रॉस होके एक रुपया भी ऐड हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल। मेरी शादी थी, मेरी शादी में सब फ्रेंड लोग ने मिलकर मेरे को 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया। एक 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया, 50,000 कैश दिया, बोला तेरे को जो करने का कर, हनीमून मनाने का मना। ठीक है। लेकिन वो मेरे दोस्त लोग की बीवियों में ना एक दिमाग वाली बीवी थी, उसने 1 रुपया शगुन का डाल दिया। मेरे दोस्त लोग बहुत शाणे लोग थे, उनको अकाउंट्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में नॉलेज था। उन्होंने सब कंट्रीब्यूट कर एग्जैक्ट 50,000 रुपया जमा किया और मेरे को हनीमून का ट्रिप दिया। कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको मालूम है 50,000 रुपए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। लेकिन उसमें से कोई चतुर बीवी थी तो उसने 1 रुपया शगुन का डाल दिया, खत्म, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। तो रिलेटिव और फ्रेंड ने अगर दिया 50,000 तो एग्जाम, लेकिन 50,000 के ऊपर दिया तो इसका मतलब फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो वाला गिफ्ट वाला पार्ट भी यहां पर आ जाएगा। क्लियर? इसके अलावा आता है फैमिली पेंशन। क्या आता है? फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि मम्मी और डैडी, या मम्मी का जो सैलरी मिल रहा है या पापा का सिर्फ सैलरी मिल रहा है, उनके घर वालों को मिल रहा है, घर वालों को मिल रहा है। ठीक है। पापा के जाने के बाद सैलरी घर वालों को मिल रहा है तो पेंशन मिल रहा है, फैमिली पेंशन मिल रहा है। तो फैमिली पेंशन जो भी मिलेगा वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डालना है, खुद का पेंशन नहीं मिल रहा है। याद तक ना, हम कहाँ जहां काम करते हैं वो हम एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ पे हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमें पेंशन नहीं मिल रहा है। हमारे पेरेंट्स में क्या किसी को पेंशन मिल रहा है। फैमिली पेंशन मतलब वो हमारी पेंशन नहीं है, वो हमारी किसी फैमिली मेंबर की पेंशन है। तो अगर वो फैमिली पेंशन अगर हमको मिल रहा है ना, तो फैमिली पेंशन हमारा क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। वापस बोल रहा हूं, ये पेंशन हमारा पेंशन नहीं है, हमारा एसएससी का पेंशन नहीं है। ये पेंशन किसका? उसके किसी फैमिली मेंबर का पेंशन है, तो वो फैमिली पेंशन हो जाएगा। तो अगर इस फैमिली मेंबर का पेंशन है ना, तो यहां पर आपको देखना है कि कितना, तो आपको ये पूरा अमाउंट लिखना है एज इट इज। लेकिन जब एग्जेम्पशन की बात आएगी, एग्जेम्पशन का, तो यहां पर वो एक लिमिट दे देंगे। क्या? 1/3 ऑफ पेंशन। पेंशन का कितना हिस्सा? 15। 1/3 हिस्सा पेंशन का, 1/3 हिस्सा और 15,000। अब बता, विच एवर इज हायर या विच एवर इज लोअर? विच एवर इज लोअर, वो लोअर वाला पार्ट माइनस कर दो, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। वापस बोला, फैमिली पेंशन का अमाउंट लिखने का बाहर। अब एग्जेम्प्ट मारेंगे, कितना एग्जाम मारेंगे? फैमिली पेंशन का 1/3। मानो मेरे को पेंशन मिल रहा है 30,000, पेंशन कितना मिल रहा है? 30,000। तो 30,000 का 1/3 मतलब 10,000। लिमिट कितना है? 15,000। विच एवर इज लेस, तो 10,000 मेरा एग्जाम्शन जाएगा। तो 30 में से 10 गया, कितना बचेगा? 20,000। तकलीफ? लेकिन अगर मेरा यहां पर सैलरी है समझो 60,000, तो इसका 1/3 मतलब 20,000। 20 और 15 विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे 15 होगा, तो 15 माइनस कर तो कितना आएगा? ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, फैमिली पेंशन का करना है। क्लियर? उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का पेंशन मिल रहा है और अगर वो पेंशन एमपी का है, एमएलए का है, या आपको भारत रत्न मिला, परमवीर चक्र मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, ऐसे कोई नेशनलाइज अवार्ड आपको मिल रहा है, तो उस वो वीरता वगैरह पुरस्कार पाने के बाद आपको पेंशन वगैरह मिल रहा है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। टैक्सेबल नहीं, वो पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। यानी अगर आपको किसी भी तरीके का पेंशन या किसी भी तरीके का बेनिफिट मिल रहा है, क्या बोला मैंने? अगर किसी भी तरीके का आपको क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट और पेंशन टू, पेंशन टू किसको? परमवीर चक्र, परम या विनर ऑफ, ऐसा लिखता, विनर ऑफ। अगर आप किसी भी तरीके के पेंशन वाले को या बेनिफिट दे रहे, किसको दे रहे? परमवीर चक्र वाले को, परमवीर चक्र। या अवार्ड्स के नाम है अर्जुन अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, चार्य अवार्ड,
भारत रत्न, ठीक है, और एटसेट्रा किसी तरीके का रिकॉग्नाइज वगैरह कुछ मिल रहा है, तो ये सारी पेंशन्स को आपको क्या करना है, एग्जेम्प्ट करना है, कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। क्लियर? उसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट टैक्सेबल। अच्छा, यहां पर टैक्सेबल है इसलिए वो डिडक्शन में आता है, हम यहां पे डायरेक्टली एग्जाम्प्ट नहीं करते। यहां पर हम लोगों को मालूम है ना 80 TTA के अंदर डिडक्शन मिलता है, तो मैंने क्या बताया, अगर उधर डिडक्शन मिला तो यहां पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, इसलिए उसको इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट यहां पर पूरा क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि हमें इसका बाद में जाकर डिडक्शन भी मिलता है। बेसिकली आपको इतना देखने के लिए मिलेगा, गिफ्ट वगैरह को मिलाकर अगर कुछ आएगा तो अपन उधर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इतना ही ज्यादा आपको पूछता है। या तो ऐसा सोचने का, कोई भी इनकम देखा तो वो इनकम देखने के बाद एक चीज सोचने का, क्या वो सैलरी से जुड़ा है, नहीं। अब क्या वो कैपिटल क्या नहीं, कैपिटल के मतलब घर बेचने से जुड़ा है क्या, घर खरीदने से जुड़ा है क्या, ठीक है, वो हो गया। ब्रोकरेज मिलता है, पता ब्रोकरेज मिलता है, मिला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कमीशन हमें मिला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट मिला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बोला है अदर सोर्सेस में डालो, इंटरेस्ट फ्रॉम रिलायंस कंपनी क्या आएगा, यहां पर ही आएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर, डिबेंचर से पैसा मिला। हम लोग ने शेयर्स के बारे में बात की थी, हमने डिबेंचर के बारे में कभी बात ही नहीं की। हमने पब्लिक डिपॉजिट से पैसा इंटरेस्ट मिला, पब्लिक डिपॉजिट मतलब किसी कंपनी को हमने पैसा दिया था, उस पैसे के बदले में हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। या तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने किसी को लोन दिया था, उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट मिला, तो ये सारे के सारे पैसे क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल। सिंपल, हमें कुछ इनकम मिल रहा है, हमें कमीशन मिलेगा, हमें ब्रोकरेज मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा वो सारी चीजें। उसके बाद पीजीपीबी बिजनेस का वाला, तो जितना भी मैंने बताया था, जैसे रिफंड टैक्स, तो टैक्स वगैरह वाले को मैंने क्या बताया था, एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने को डीजल होता है, तो यहाँ पर भी टैक्स वगैरह को कैलकुलेट करने में लिया जाता नहीं है, ठीक है।